नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस पर। साथियों, आज हम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम 2028 से 2024 तक के जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी कवर करेंगे। अगर आपने पिछली जो वीडियो है अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं या हमारे चैनल पर विजिट करें। विजिट करने के लिए क्या करेंगे, आप हमारे शिक्षा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पे जाके जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 1 से 4 तक अभी वीडियो पड़ी है और 5वीं ये वाली भी जुड़ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया डाल्टन साहब ने अपने परमाणु मॉडल में। उसके बाद में परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु में एक नाभिक की खोज की गई रदरफोर्ड द्वारा, और उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, रदरफोर्ड साहब ने। तब परमाणु क्रमांक निकल के आया कि परमाणु क्रमांक होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या होती है परमाणु क्रमांक, या जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नाभिक में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हम परमाणु क्रमांक होते हैं, लेकिन वास्तविक उसका राइट आंसर होगा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। यहाँ देख भी सकते हैं परमाणु संख्या के बारे में लिखा हुआ है कि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, और इसे हम किससे, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इससे अलग आती है एक द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं कि एक परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, उसे कहेंगे हम द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, यानी कि यूनिसेलुलर जीव नहीं है। सबसे पहले पैरामीशियम जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास या फंगी कवक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कवक। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि एकमात्र कोशिका जिसे यूनिसेलुलर कहते हैं, स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होती है। जैसे अमीबा हुआ, क्लेमिडोमोनास हुआ, पैरामीशियम हुआ और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहते हैं हम जीवाणु। ठीक है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कौन कौन आता है, तो बहुकोशिकीय जीवों में आता है हमारा फंगाई यानी कवक, पादप जैसे पेड़ पौधे, और जीव जंतु जो भी हम सब हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ 2। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है। तो देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जल में घुलता है तो क्या होता है, जल में घुलने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा जाए आपसे तो NaOH होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर pH वैल्यू पूछे तो 14 होता है। इससे सबसे क्षारीय यानी प्रबल क्षारीय क्षार है या बेस है ये। जब जल में घुलते हैं तो एन सोडियम आयन अलग देता है और OH आयन अलग देता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि किसी क्षारक किसे बोला जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो घुलनशील क्षारक होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं, यानी जल में जो घुल जाते हैं उनको हम क्षार यानी बेस कहते हैं। और जो बेस हिंदी में हम समझते हैं वैसे क्षारक को, लेकिन क्षारक अलग है और बेस अलग है, क्षार अलग है। तो जो क्षार जल में घुलनशील है वो बोले जाएंगे क्षार। ठीक है, किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है, तो यहाँ है ये क्षारक NaOH। जब हम जल में इसे घोलेंगे तो Na धनायन अलग देगा और OH ऋणायन अलग देगा। इसी प्रकार यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे तो यहाँ पोटेशियम आयन अलग देगा और OH आयन अलग देगा। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को घोलेंगे तो मैग्नीशियम आयन अलग देगा और OH आयन अलग देगा। अर्थात कुल मिला के बात निकलती है कि अगर क्षारक को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं और जल घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, इसका ये पूछा जाता है कि इसका जो स्पर्श है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षा में। इनका जो स्पर्श है साबुन की तरह चिकना होता है और इनका स्वाद कड़वा और प्रकृति संक्षारक। संक्षारक का मतलब है जैसे समझ लो जलाने वाली यानी नुकसान पहुंचाने वाली, और इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्या, बेस यानी कि क्षार। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरीन की शुष्क CaOH का होल ट्वाइस के साथ में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर भी में किस उत्पाद का निर्माण होता है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो हमें व्यंजक चूर्ण यानी
ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। यहाँ देखेंगे आप कि शुष्क यानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने पर हमें विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है? CaOCl2। यहाँ पे एक क्रिया दे रखी है, आप देख सकते हैं, और जल अलग निकल जाता है जब इनकी क्लोरीन गैस के साथ में अभिक्रिया होती है। ये महत्वपूर्ण है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? तो इसका उपयोग सूती वस्त्र यानी लीलन के व्यंजक के लिए कागज की फैक्ट्री में और लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री यानी कपड़े साफ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। आप याद रखेंगे, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं आपको याद है तो आप नोट डाउन कर लें, पेन पेन और कॉपी में अपने साथ रखें। दूसरा है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में यानी कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइजर के रूप में, उपचायक के रूप में। थोड़ी इंग्लिश कमजोर है हमारी, तो इस कारण से हो रहा है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए यानी कि शुद्ध करने के लिए इसका यूज होता है, व्यंजक चूर्ण का यूज होता है। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन कराता हूँ जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, और जो आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ग्रुप डी हुआ, उनमें आने की इनकी प्रबल संभावना रहती है। तो आप इस क्लास को मिस ना करें, स्किप ना करें, तो कृपया पूरी देखें। आपको लगेगा कि हाँ, आप अगर आप यहाँ से जाके पेपर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन बना के आओगे, मेरी गारंटी है अपनी। पाचन ग्रंथियों में उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म पूछ रहा है। तो लार ग्रंथि ट्रिप्सिन, यकृत पित्तरस बिल्कुल सही है। अग्न्याशय अग्न्याशय रस निकलता है, बिल्कुल सही है। जठर ग्रंथि ट्रिप्सिन निकालती है, ये भी सही है। लेकिन लार ग्रंथि ट्रिप्सिन निकालती है, ये गलत है आंसर। ट्रिप्सिन कौन निकालती है? ट्रिप्सिन निकालती है अग्न्याशय, ठीक है, जो पेनक्रियाज वाली ग्रंथि होती है वहां से निकलता है, छोटी आंत में जाकर। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक उत्पन्न होते हैं? तो स्थायी ऊतक उत्पन्न होते हैं हमारे अंकुरण के कारण, नहीं। कायिक प्रबंधन, नहीं, इसका ये भी नहीं है। विभेदीकरण यहाँ से होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं हम विभेदीकरण की अभिक्रिया यानी डिफरेंशिएशन। आगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन का सरल रूप क्या है? तो प्रोटीन का सरल रूप आपने अगर पाचन पढ़ा होगा तो पाचन में बताया जाता है कि जो प्रोटीन बनती है वो अमीनो एसिड से बनती है, यानी प्रोटीन का सबसे सूक्ष्मतम कण यानी सबसे सरल कण क्या है? अमीनो अम्ल है। जबकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का है, और वसा अम्ल ये फैटी एसिड, ये वसा का, ग्लिसरॉल भी वसा से ही बनता है। आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को फैटी एसिड यानी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। तो ये सब के सब एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, यानी एंजाइम अंत में प्रोटीन को किसमें सरल अणु क्या है? अमीनो अम्ल हुआ इसका। कार्बोहाइड्रेट का सरल अणु ग्लूकोज हुआ। वसा का सरल अणु वसा अम्ल या फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ठीक है। आ गया क्वेश्चन नंबर, हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण है? तो हाइड्रा में आपने देखा होगा कि हाइड्रा पर एक साइड में एक छोटी सी कली बन जाती है। तो छोटी कली का क्या कारण है कि एक ही विशिष्ट स्थान पर बार बार कोश का विभाजन हो जाता है, जिससे कि एक कली बन जाती है। जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा एक नन्ना सा ये निकला है कली, फिर वहां पे एकदम कोश का विभाजन हुआ और पूरी मुकुल बन गया, और उसके साथ साथ में ये जैसी इसकी सेव है हाइड्रा की, वो पूरा हाइड्रा अपनी सेव ले लेता है। यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल कहलाता है या वृद्धि करता है और उसे नन्ही जीभ में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखो इसका राइट आंसर अगर आप लगाओगे तो आप विभवांतर देख के तुरंत आप जाके बी ऑप्शन टिक कर दोगे, वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे विभवांतर नापने वाला पूछा गया है, लेकिन विभवांतर नापने वाला नहीं पूछा गया है, विभवांतर प्रयुक्त करने वाला उपकरण पूछा गया है। प्रयुक्त का मतलब है जो विभवांतर उत्पन्न करे, ना कि विभवांतर को नापे यानी मापे। तो यहाँ जब तक हम किसी चालक तार के सिरों पर बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक विभवांतर विभव उत्पन्न होगा ही नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है,
अंतर होता है तो उसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी एक बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसे कहते हैं हम बैटरी। एक से एक बैटरी क्या है, एक या एक से अधिक क्या वो विद्युत सेल हों उनको बोल लेंगे बैटरी। तो इसमें विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किसका यूज होगा, बैटरी का, ना कि वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का यूज होता है विभवांतर मापने के लिए, यानी कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आमीटर का यूज कहाँ होगा, आमीटर का यूज होगा विद्युत धारणा मापने के लिए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में शामिल होती है। तो किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में क्या क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जा से मिलकर बनी होती है, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करके जो अमोनिया है, अमोनिया के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 14 यूनिट, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखा है 1 यूनिट। तो देखो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की एक विधि है। तो देखो यहाँ पे मेरा ये पेन यूज नहीं हो रहा, अभी मैंने पैड और पेन की मतलब ऑनलाइन किया है, वो 3 से 4 दिन में आ जाएगा, तब हम यहाँ पे रिटर्न आपको बताया करेंगे। उससे पहले मैंने क्या किया, हाथ से नोट डाउन किया, यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि NH3 जो एमोनिया है उसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं, नाइट्रोजन को अलग लिख लेंगे और हाइड्रोजन को अलग। देखो यहाँ पे दे रखा है 14 यूनिट और इसका दे रखा है 1 यूनिट। तो यहाँ नाइट्रोजन की जगह पे 14, इसका परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 14, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 अणु, तो 3 की गुणा कर देंगे हम 1 में। तो इसका जो हम टोटल करेंगे ये आएगा 17 इकाई या 17 यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा 17 यूनिट। ठीक है, इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। आणविक का मतलब है, आणविक क्या है, अणु, अणु का द्रव्यमान। तो अणु क्या है, नाइट्रोजन का अणु, तो उसका कितना होगा 14 और उसका 3 1। ठीक है, आएगा 17 यूनिट। आगे, जब कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु HCl मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो कॉपर ऑक्साइड, अगर हम कॉपर ऑक्साइड वाले अम्ल में तनु HCl मिला देंगे तो क्या होगा, तो होगा क्या, होगा ये कि कॉपर द्वितीय, आपको ध्यान रखना, देखो चारों के चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, कॉपर 2 द्वितीय क्लोराइड के नीले हरे रंग का विलयन प्राप्त होगा। और यहाँ एक्सप्लेन में लेकर आया हूँ NCERT का, कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर द्वितीय क्लोराइड बनने के कारण होता है। क्यों, किसके कारण होता है, कॉपर द्वितीय क्लोराइड के नीले हरे रंग का विलयन होने के कारण। आपको ये भी ध्यान रखना है कि धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए क्षारीय ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय, जबकि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से जो यहाँ पे समीकरण दिया है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ है। तो एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। अपचयन का मतलब है जहां ऑक्सीजन जुड़े, सॉरी जहां ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन का जुड़ाव हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो ही नहीं है, ऑक्सीजन ही है, तो यहाँ पर ZnO प्लस कार्बन के साथ में अभिक्रिया करा रहा है, तो यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जो CO है इसका इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन, उपचयन, सॉरी उपचयन ऑक्सीडेशन, और जिंक के साथ में ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन। तो किस कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ, तो Zn, इसका राइट आंसर हुआ जिंक। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये आप पहले भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं हम उपचयन, और जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होती है तो उसको कहते हैं हम अपचयन। ध्यान रखना है, उपचयन ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है। परिवर्ती का मतलब है वेरिएबल, वेरिएबल और प्रतिरोधक, अब ध्यान नहीं आ रहा, वेरिएबल और इसको क्या कहते हैं, परिवर्ती, इतना ध्यान समझना है आपको, परिवर्ती प्रतिरोधक। मैं भी चाहता हूँ इंग्लिश में थोड़ा जीव इधर से उधर हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा धारा नियंत्रक। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध। और इस परिवर्ती प्रतिरोध के लिए किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं हम धारा नियंत्रक। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती
प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? धारा नियंत्रक। आगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पीएच मान के संदर्भ में सही है? तो मनुष्यों में दांतों की सड़न दे रखा है कि मुंह का अगर पीएच 5.5 से ज्यादा है तो क्या सड़न हो जाएगी? बी है मानव शरीर का पीएच परास 7.7 से 7.8 तक होता है, या अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 8 से अधिक होता है। तो इसका आपने ये पढ़ा है कि इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि मानव शरीर का पीएच होता है 7 से 7.8, जबकि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम अगर होता है तो पीएच जो वर्षा है वो अम्लीय मानी जाती है। जबकि अगर 5.5 से कम मुंह का पीएच होता है तो तब मुंह में क्या हो जाती है? दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये दोनों तो गलत हो गए पहले और तीसरे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल बी सही है। यहाँ देख सकते हैं कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, जबकि ये क्या कह रहा है? 5.5 से ज्यादा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और हमारे शरीर का यहाँ देखा 7.0 से 7.8 पीएच के बाद पीएच परास के बीच कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। और अम्लीय वर्षा यहाँ देखा कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षी अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है नीचे कि शुक्र का जो वायुमंडल है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादल पाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादल पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वीनस यानी शुक्र पर। ठीक है, अगर आप हमसे ये आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और हम अपनी वीडियो को, अपने कंटेंट को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। मैं जल्द ही जब पेन और पैड आ जाएगा तो मैं थ्योरी की क्लास लाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी लिखने का कोई माध्यम नहीं है, इस कारण से मैं अभी थ्योरी की क्लास नहीं ले रहा हूँ। 2 से 3 दिन में वो डिलीवर हो जाएगा, तब मैं थ्योरी की क्लास लेकर आऊंगा। एक एक से एक मतलब शुरुआत से एंड तक साइंस पूरी कवर करेंगे हम, एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आपको वो चाहिए, जैसे अब मैंने 2 क्लास करा दी है, सेम कंटेंट रहेगा और मैं लिखा के समझाऊंगा, बस ये है उसमें। तो आप देख सकते हैं वहां से कि आपको कैसा कंटेंट मिलने वाला है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ में। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ का गलनांक है? तो बर्फ का गलनांक, तो बर्फ कब गलती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ गल जाती है। अब 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक केल्विन में दे रखा है, अगर सेल्सियस में होता तो सब होते कि गलने पर, लेकिन जब आप जानते हैं कि 373 या 273, तो इसका आप इस दोनों में कंफ्यूज होंगे कि 273 है या 373 है। तो देखो, जब 100 जोड़ देते हैं तब 373 बैठता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस की बात आ रही है तो 273.15 केल्विन, ये एनसीईआरटी में स्पष्ट है कि बर्फ का जो गलनांक है वो 273.15 केल्विन है। इसे कहते हैं हम गलनांक, यानी न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव जब बन जाता है तो उसको कहते हैं हम गलनांक। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो देखो, ऋणात्मक पहले तो बात होती है कि ऋणात्मक और धनात्मक कैसे डिनोट करते हैं हम। तो फोकस जो दूरी है उनको ऋणात्मक और धनात्मक करते हैं, एक तरीका है ये चित्र। इसी चित्र को हम समझाएंगे कि यहाँ पे एक्स डैश और एक्स एक अक्ष है, इस अक्ष पे ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ है पोल यानी ध्रुव। इस जो ये अवतल दर्पण दे रखा है इसका ये ध्रुव है P। इस P से जब हम इधर कोई दूरी नापते हैं तो हमेशा सदैव क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। जबकि अगर इस पोल से इधर हम राइट साइड जाते हैं तो उसी दूरी को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अगर ये अवतल दर्पण ना होकर उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण कुछ इस शेप में होता। जब इस शेप में होता तो जब हम इधर नापते उसकी दूरी को तो हम पॉजिटिव लेते और इधर नापते उस दूरी को तो हम ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव लेते। तो यहाँ से अवतल दर्पण देखेंगे तो ये है आपके सामने अवतल दर्पण है। अब यहाँ से फोकस दूरी नापते हैं तो यहाँ अधिकतर उसके फोकस दूरी वक्रता केंद्र और पोल के बीच में आती है फोकस दूरी। तो मान लो ये जो P डैश है ये फोकस दूरी है,
तो यहाँ से किधर जा रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अवतल जो दर्पण में होता है वो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उसके साथ-साथ अगर यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है तो उस वस्तु को हम मानते हैं U, तो उस U को भी नेगेटिव लेते हैं। जबकि इसके अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या बनता है, दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें जो U है वो भी नेगेटिव लेते हैं। और अगर बात आए ऊंचाई की, तो ऊंचाई ऊपर की साइड लेंगे पॉजिटिव और नीचे की साइड लेंगे नेगेटिव। यानी कि अगर वस्तु यहाँ पे 5 मीटर की कोई वस्तु ए रखी है और इसका प्रतिबिंब बनना है यहाँ पे बी डैश नेगेटिव में जाके, तो ऊपर यहाँ पे 5 मीटर की लेंगे तो +5 लेंगे उसकी जो हाइट है +5h, और नीचे लेंगे माइनस, ठीक है, -5। ये होगी आपको अगर समझ में आया तो। नहीं है तो मैं थ्योरी की क्लास में पेन पैड की सहायता से समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीका से। आप फिलहाल यहाँ पे ये केवल ये इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। मैं आज तक शायद ही यूट्यूब पे ऐसा कोई कराए आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पौधा स्पर्श की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियां कैसे हिला देता है। यानी कि आपने सुना होगा छुई मुई का पौधा, हिंदी में जो बोलते हैं हम या आम बोलचाल की भाषा में, तो जो छुई मुई का पौधा होता है, आप एक उसे टच करेंगे तो तुरंत अपने क्या कर लेगा, अपने पत्तियों को सिकोड़ लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ जो जंतु या पादप होते हैं उनमें क्या करते हैं ये, कि पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्ट प्रोटीन तो नहीं होती, लेकिन अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देते हैं, जिससे परिणामस्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उसमें पानी की मात्रा को बदल कर ये अपनी चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल तब अधिकतम होगा। अधिकतम कब होगा ये पूछ रहा है, जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का जो कोण है निम्नलिखित में से कितना होना चाहिए जब बल अधिकतम हो। तो बल का जो सूत्र है वो दे रखा है, F बराबर होता है आई एल बी साइन थीटा। यानी साइन थीटा का मान कब अधिकतम होगा, तो आपसे अगर साइन थीटा आ जाए और अधिकतम पूछ ले तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान अधिकतम तभी होगा जब जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, ठीक है। कब हो, 90 डिग्री हो। अगर हम 90 डिग्री रखेंगे थीटा का मान तो इसका मान एफ का मान अधिक आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे साइन थीटा ना होकर कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा की वैल्यू कब होती सबसे अधिक, तो 0 डिग्री से 0 डिग्री थीटा बराबर 0 अगर एंगल होता तब, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन थीटा देखो सूत्र में, अगर एफ बराबर आई, आई क्या है विद्युत धारा, और ये एल है चालक की लंबाई, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा है विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो यहाँ दे रखा है कि अधिकतम बल कब लगेगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1 जो अधिकतम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, अर्थात गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं लेकिन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो सबसे पहले बात है कि जल के साथ कौन कौन अभिक्रिया करती है। तो जो सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम है, ये ठंडे जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जादूगर जब पानी से जब आपने जादू देखा होगा कि पानी में आग लगा देते हैं, तो वो पानी में क्या डालते हैं, पानी में डालते हैं सोडियम, जो एक साथ जलने लगता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। ऐसे ही कैल्शियम अगर आपने जो कलई लेकर आए हों और पानी में डाल दें, तो वो क्या करती है एकदम आग ऊष्मा निकालती है काफ़ी तेज़, तो वो आग क्रिया कर रही है। पोटेशियम पोटेशियम भी ऐसा ही करती है। लेकिन अगर हम बात करें एल्यूमीनियम, आयरन और जिंक, ये तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आयरन को भाप में भाप के साथ में, जैसा यहाँ देख सकते हैं कि पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। कौन कौन, पोटेशियम हुई, सोडियम हुई। और सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा निकल रही है। और जल के साथ में कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, इतनी तेज नहीं होती है जितनी मैंने बताई यहाँ पे इन दोनों के साथ में जो होती है। लेकिन जल के साथ में अभिक्रिया कैल्शियम की भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम को अगर हम जल में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। अगर बात करें तो मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो मैग्नीशियम जब गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें यूज होता है,
तो उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में यूज होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है हमारे जब हमें अम्लीयता की क्या हो जाती है प्रॉब्लम। अम्लीयता क्या होती है? तो अम्लीयता होती है जब हम कभी पार्टी में जाएं या किसी की दावत में जाएं और ओवरडोज खा लें, तो हमारे अंदर एसियन निकलता है, हमारे पेट के अंदर, और एसियन निकलता है तो हमें ज्यादा अम्ल हो जाता है और अम्ल से हमें खट्टी खट्टी डकार आने लगती है। तो उन खट्टी डकारों को खत्म करने के लिए डॉक्टर क्या बताता है? इनो। और उस इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, आज हम होमवर्क नहीं लेकर आए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने साथियों के साथ साझा करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में बताएं कि भैया एक ऐसा चैनल आया है जो अभी फिलहाल शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि साइंस में अगर पेपर दे दो, साइंस का जो भी एग्जाम दे के आओगे, मैं फुल गारंटी लेता हूँ साइंस के क्वेश्चन की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।